आगे और हम लोग बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ही तीनों चीज़ों की, कि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन और इनकी भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन के नियमों की बात करेंगे कि घर्षण के नियम क्या क्या हैं। तो फ्रिक्शन के लॉज की हम लोग बात करते हैं। न्यूटन ने दिए थे फ्रिक्शन के रूल्स, और उसमें हम लोग अभी देखेंगे किस किस टाइप के रूल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका रोल होता है, अभी हम लोग बताएंगे आपको बारे में उसके। ठीक है सर, तो हेडिंग डालेंगे घर्षण के नियम, घर्षण के नियम, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम। देखिए क्या होता है फ्रिक्शनल लॉज। फ्रिक्शनल लॉज देखिएंगे हमने एक डायग्राम बनाया था, ऑब्जेक्ट रखा था किसी सरफेस के ऊपर, और जब ये ऑब्जेक्ट रखा था तो हमने कहा था कि हमने अप्लाई किया है फोर्स P, नीचे की तरफ लग रहा होता है mg फोर्स, और एक ऊपर की तरफ लग रहा होता है रिएक्शन फोर्स R। और अगर मान लीजिए कि फोर्स P उस तरफ लगाया है, मोशन सापेक्षिक गति उस तरफ होने की कोशिश हो रही है, तो इस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, और ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स F। तो न्यूटन ने पहला जो नियम दिया था वो ये था कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F है, ये इसका मान किस पर निर्भर करेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R पर। तो इसका मतलब न्यूटन ने कहा था कि जो घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल, ये किसके समानुपाती होता है, ये होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। चीज समझ में आ गई? फ्रिक्शनल फोर्स जो था इसको हमने रिप्रेजेंट किया था छोटू f से, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, कैपिटल R के। इसी को ही अगर हम लोग और शॉर्ट लिखें आगे और तरीके में, तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू R। और म्यू इंटू R में यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण गुणांक। चीज समझ में आ गई, घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो F इज इक्वल्स टू म्यू R, ये न्यूटन अंकल हमको देकर गए थे फ्रिक्शन का पहला गिफ्ट। चीज समझ में आ गई? दूसरी चीज क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन जो होती है ये होती है ऑपोजिट टू द, ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। ठीक है इसकी जो दिशा होती है, ये दिशा होती है सापेक्षिक गति की दिशा के विपरीत, सापेक्षिक गति की दिशा के विपरीत। ठीक है, इसी को एक और तरीके से लिखना चाहें तो देखिए, ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। यही अगर एक गोल गोल पहिया होता, कौन होता भाई, गोल गोल पहिया, तो गोल गोल पहिया बहुत वाहियात बना था भाई हमारा, वापस से बनाएंगे इसको। देखिए ये है कोई पहिया, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा,
शर्मा सर कह रहे हैं कि गोल गोल नहीं है भाई, अभी पता चल जाएगा कितना गोल है। आगे की तरफ जा रहे हैं, अगर ये आगे की तरफ जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ पीछे की तरफ लगेगा। हाँ हाँ सर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर ही लगेगा, तो लगने दो। अगर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है तो ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट की स्पर्श रेखा भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर हम कोई सर्कल बनाएं तो ये सर्कल है तो इसकी टेंजेंट हो जाएगी ये वाली चीज़। यहाँ पर अगर पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा तो ये होगी स्पर्श रेखा। इस पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन किधर होती है, ये होती है टेंजेंशियल। इसकी जो दिशा होती है ये दिशा कैसी होती है भाई, टेंजेंशियल, यानी स्पर्श रेखीय दिशा में काम करता है। स्पर्श रेखीय दिशा में ये ऑब्जेक्ट काम करता है। चीज समझ में आ गई? तो इतनी चीज हम लोग नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग इससे आगे की बात करते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स के लॉज में अगला है नियम, नेक्स्ट जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है इसका रूल है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स जो है, घर्षण जो बल है, घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन the area of contact, depends upon the area of contact। ठीक है, तो ये डिपेंड करता किस पर है भाई, संपर्क सतहों पर के एरिया पर तो निर्भर नहीं करता है, तो ये संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे घर्षण बल संपर्क, अभी समझेंगे इसको, संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे इसको, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अब देखेंगे कैसे निर्भर करता है। देखिए, एक तो है खुरदरी सतह, देखो ये वाली जो सतह ये क्या है, खुरदरी है। इस पर हाथ फेरेंगे तो अलग तरीके का दिक्कत होती है, और ये जो है ये क्या है, एकदम चिकनी सतह, स्मूथ सरफेस है, तो इस पर हाथ फेरेंगे तो आराम से हाथ जा रहा है। चीज समझ रहे हो? तो एक होता है स्मूथ सरफेस। अब देखिए कैरम बोर्ड जो होता है, कैरम बोर्ड में आपने देखा होगा, आप लोग क्या करते हो, कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डालते हो। तो कैरम बोर्ड पे पाउडर डालने से होता क्या है, देखिए कैरम बोर्ड पर जब पाउडर डालते हो तो उनकी जो सरफेस, जो खुरदरी होती है, जो ऊपर नीचे हो गई होती है लकड़ी, उसमें क्या होता है, वो पाउडर भर जाएगा। जब वो पाउडर भर जाएगा तो एकदम क्या हो जाएगी, सतह और चिकनी हो जाएगी, और जब वो सतह चिकनी हो जाएगी तो उस पर गोटियां आराम से चलेंगी। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सतहों की प्रकृति पर, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गई चीज़? ये और लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब हम लोगों ने एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा था। हमने अभी इसी में ही किसकी बात करी थी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था घर्षण गुणांक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखते हैं, हेडिंग डालेंगे अगली हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे घर्षण गुणांक। देखिए, एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को भी समझेंगे। पहले हम लोग डायग्राम समझते हैं, डायग्राम समझेंगे तो हमको और ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये था ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट था, हमने लगाया था फोर्स P फोर्स हमने लगाया, तो क्या होगा, मान लीजिए कि P फोर्स इतना सक्षम नहीं है जितना होना चाहिए, तो ये क्या होगा, F फोर्स के उतना सक्षम नहीं है कि गति करा सके, तो क्या होगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। जब ये स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है यानी कि स्टैटिक कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन, हिंदी में बोलें तो स्थिर अवस्था में है, तो घर्षण गुणांक का जो मान होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यू एस। फिर क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये चलना स्टार्ट कर रहा होगा। इसको जूम करके बनाते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। इसको क्या किया हमने, जूम करेंगे। जूम करने पर क्या हुआ, ये थी ऊपर वाली सरफेस, ये थी नीचे वाली सरफेस, है ना। फिर हमने कहा था कि ऊपर वाली सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स थे, इनकी दोस्ती नीचे वाली सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ हो गई थी, जिसको कि हमने नाम दिया था अडहेसिव फोर्स। तो जब इस पर फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स P, तो इनके बीच की ये बॉन्डिंग तोड़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम लोगों को बॉन्डिंग तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो इनके बीच का ग्राफ बनता है, कौन सा वाला ग्राफ, अभी बताते हैं। ये जो ग्राफ होता है, ये कुछ इस तरीके से बढ़ता है, ज़रूरी तो नहीं है लीनियर हो, पर कुछ इस तरीके से ग्राफ बढ़ेगा। एक कंडीशन आती है, फिर उसके बाद में ये नियत हो जाता है। तो देखिए, ये वाला जो रीजन होता है जस्ट बिफोर वाला, ये जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग हिंदी में नाम लिख देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। ये जो पहला पोर्शन था, ये था हमारा स्थैतिक घर्षण का। ये जो ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ना, ये टॉप वाला, ये जो टॉप वाला पोर्शन है, ये है हमारा सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण जो है, इसको इंग्लिश में हम लोगों ने नाम दिया था लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फिर है ये, जब आराम से स्मूथली ऑब्जेक्ट चलने लगा तो आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हमने नाम दिया गतिक घर्षण। अब समझने की कोशिश करते हैं तीनों क्या क्या चीजें। फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स जो उसका विरोध कर रहा था, विरोध का भी मान बढ़ने लगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ने लगी। जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ी। एक कंडीशन ऐसी आई जब ये बॉन्ड भी टूटने लगे। कौन से बॉन्ड, अडहेसिव बॉन्ड जो था, अडहेसिव बॉन्डिंग जो थी, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था आसंजक बल। आसंजक बल, ये भी क्या हो गया, लगने लगा। और जब ये टूटने लगा, इनके बीच को तोड़ने के लिए हमको क्या हुआ, अधिक मान की जरूरत थी। तो वो जो अधिक मान था, ये कौन सा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला। अब देखिए, एक बार जब चलने लगी है चीज, जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चलने लगा है, तो अब बार बार तो ये बॉन्डिंग नहीं होगी। ये बॉन्डिंग कब बनी थी, जब वो स्थिर अवस्था में था। जब एक बार चलने लगा
तो इनके बीच की ये बॉन्डिंग नहीं रहेगी, तो इसको तोड़ने के लिए अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। तो इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन जब वो चल रहा होता है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। चीज़ समझ में आ गई? तो यहाँ पर एक चीज़ हमको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि फिर आता है स्टैटिक के बाद में आता है लिमिटिंग कंडीशन। उस कंडीशन में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग म्यू एल नाम देते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत अवस्था, सीमांत या फिर चरम अवस्था। तब जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू एल। और फिर उसके बाद जब वो चलने लगता है तब आती है कौन सी कंडीशन, काइनेटिक कंडीशन। उस समय पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गतिक घर्षण गुणांक जिसको हम लोग बोलते हैं ये आ जाता है रोल में, और इसको हम लोग लिखते हैं म्यू के से। ये होता है गतिक घर्षण गुणांक। चीज समझ में आ गई, गतिक घर्षण गुणांक। क्लियर? तो यहाँ पर एक रिलेशन भी बनता है, एक फेमस रिलेशन, फेमस क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाला, जो कि है म्यू एल ग्रेटर देन म्यू के ग्रेटर देन म्यू एस। एक तो ये सीन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये चीज हो गई। एक और भी रिलेशन आता है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो है म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर, या फिर म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू आर। और ये क्या है, ये जो है रिलेशन, इसी को हम लोग वापस से लिखेंगे। यहाँ पर म्यू आर क्या है, म्यू आर है, म्यू आर इज योर रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट, रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते थे लोटनिक घर्षण गुणांक, लोटनिक घर्षण गुणांक। और इसको रिप्रेजेंट करते थे म्यू आर से। और ये जो म्यू एस है ये है या तो स्टैटिक है, और नहीं तो हम लोग इसको स्लाइडिंग भी बोलते हैं, विसर्पी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये तो था स्मॉल एस। अब यही चीज़ हम लोग लिखना चाहें तो इसी में एक यही रिलेशन वापस से ऊपर जो रिलेशन लिखा है इसको लिखते हैं कि विसर्पी घर्षण, विसर्पी घर्षण, जिसको हमने नाम दिया था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन यानी लोटनिक घर्षण। तो एक ये और रिलेशन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। चीज़ समझ में आ गई? तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। भाई पानी। यस, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके आगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में घर्षण कोण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जनरली लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लैम्डा से। देखिए ये होता क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यहाँ पर। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, तो क्या होगा, इसका मास m है तो इसका वेट होगा mg, mg इसका वेट होगा, और नॉर्मल रिएक्शन होगा कैपिटल R। ठीक है, ऐसी सरफेस पे रखा है जो कि स्मूथ नहीं है, यानी कि उस सरफेस पे क्या है, फ्रिक्शन है। अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई फोर्स कैपिटल P लगाता हूँ, अगर मैं कैपिटल P फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पर इसको अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स F भी लगेगा।
ये F जो है ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो सर ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा है ये कहाँ आता है? लैम्डा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ये आता है R और F। R क्या है? R है नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। F क्या है? F है सर फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है। तो अगर मैं इनको बनाना चाहूं तो ये दोनों क्या है, सदिश राशि है, इसका मतलब इनका एक रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा। इनका जो रिजल्टेंट है R, ये क्या है, इसका परिणामी है, इसके परिणामी को हम लोग नाम दे देते हैं F, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट था कैपिटल F, उसका कैपिटल R के साथ जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। चीज समझ में आई? एग्जाम में एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन, क्वेश्चन क्या आया, छोटा सा टुच्चा सा क्वेश्चन क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन, ऑप्शंस अलग अलग थे, आंसर क्या लगाओगे, रिएक्शन एंड फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है कैपिटल F, उसके और रिएक्शन फोर्स के बीच का एंगल। हिंदी में बोले तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा घर्षण बल के परिणामी का अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ बनने वाला जो कोण होता है वो कहलाता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। चीज क्लियर हो गई? तो लैम्डा की डेफिनेशन क्लियर हो गई। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan लैम्डा बराबर, बताइए सर डायग्राम देख के tan लैम्डा बराबर क्या बनेगा, tan लैम्डा बराबर बनेगा F अपॉन R। ये क्या है, F अपॉन R, F कौन सा, ये वाला, और R कौन सा, ये वाला, F अपॉन R। चीज क्लियर हो गई? अब F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग अगर पिछली लॉ ऑफ फ्रिक्शन वाले में से देखें तो स्मॉल f की जो वैल्यू थी वो क्या थी, म्यू इंटू आर थी। तो अगर मैं f की वैल्यू म्यू इंटू आर रखूँ तो tan लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसल आउट हो गया और tan लैम्डा इज इक्वल्स टू हमको मिल गया म्यू। चीज समझ में आ गई? और म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू इज योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक। चीज क्लियर हो गई? ठीक है सर, ये लिखिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की। अब देखिए यहां पर एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो म्यू होता है ना, ये म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती। म्यू की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो अगर यहां पर पुट करें तो tan लैम्डा विल बी और लेस देन 1 ऑलवेज। इसका मतलब कि लैम्डा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या होता है, 45 डिग्री से कम होगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री से कम। और इंग्लिश में लिखें तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री। इज इट ओके? ठीक है, तो इसको बना लेंगे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट इज योर एंगल ऑफ रिपोज, हिंदी में इसको बोलते हैं विराम कोण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जनरली अल्फा से। अब देखिए ये होता क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। ये लगता कहाँ है, सबसे पहले तो
दिस इज वैलिड फॉर इंक्लाइंड प्लेन। आनत तल, यानी कि अगर आनत तल होगा वहां पर ये वाला कंसेप्ट लगेगा। अब डायग्राम बना के देखते हैं कैसे। देखिए ये है कोई इंक्लाइंड प्लेन, इस पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही हमने कहा एंगल ऑफ रिपोज, इसका मतलब यहाँ ये कहीं कोई एंगल अल्फा रहा होगा। इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, ये मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है। ये वो चीज है जबकि कोई भी ऑब्जेक्ट जस्ट फिसलना शुरू कर दे। कैसे? ये कोई आनत तल है, देखना, अगर हम लोग कहें ये कोई है, ये तल है, ये आनत तल हो गया, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, इसको इस तरीके से झुकाते जाएंगे, एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये सरकना स्टार्ट कर देगा। तो जब इसने सरकना स्टार्ट किया, जस्ट वो वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इज इट क्लियर? अब देखिए, ये अगर एंगल है अल्फा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का मास होगा m, और उस मास m के कारण वेट लगेगा mg नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सतह और ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई कैपिटल R। इस तरफ लग गया फोर्स mg। अच्छा, पहले ये देखेंगे, ये है एंगल अल्फा, तो ये हो जाएगा mg साइन अल्फा, और ये हो जाएगा mg cos अल्फा। चीज क्लियर हो गई? ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना चाहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा भाई? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस तरफ। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? डायग्राम क्लियर हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स, अब जब mg साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ सरकना स्टार्ट करेगा, और अगर नीचे की तरफ सरकेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक? तो ये डायग्राम बनाएंगे। फिर इसके बाद अब इसमें देखते हैं कि अगर फोर्स बैलेंस करने की कोशिश करें तो क्या होगा, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg cos अल्फा। एक चीज़ क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़ F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg साइन अल्फा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F को, अच्छा ये है F फ्रिक्शनल फोर्स, F को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू इंटू R लिखते हैं। ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू R। इसको अगर यहाँ रख दें तो म्यू इंटू R इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू mg साइन अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 2, यहाँ पर अगर R की वैल्यू रख दें तो म्यू इंटू mg cos अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg साइन अल्फा। mg से mg कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा, म्यू इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। इसको इस तरफ भेजें तो म्यू इज इक्वल्स टू हो गया tan अल्फा। तो इसका मतलब tan अल्फा किसके बराबर होता है, म्यू के। और अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू लिखना चाहें तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स म्यू। चीज़ क्लियर हो गई? थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि लैम्डा जो था वो भी किसके बराबर था, tan इनवर्स म्यू के। तो एक रिलेशन यहाँ से जो क्लियर हो गया वो क्या है, वो ये है कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू। इज इट क्लियर? चीज़ समझ में आ गई? तो ये जो है tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू, ये रिलेशन यूनिवर्सली वैलिड है। तो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर होती है, वो ये कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा। चीज़ समझ में आ गई? यानी कि ना ही अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री से ज़्यादा हो सकती है और ना ही लैम्डा की वैल्यू। तो ये भी चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं कि अल्फा शुड बी लेस देन 45 डिग्री। और ये कहाँ से आया था रिलेशन, ये आया था क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, म्यू की वैल्यू 1 से कम होगी तो tan अल्फा की वैल्यू भी 1 से कम होगी। और इसका मतलब कि
टेन अल्फा की वैल्यू 1 से कम, यानी एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री से कम। तो वही चीज़ हमने लिख रखी है, अल्फा इज लेस देन 45 डिग्री। तो नोट डाउन करेंगे इसको। ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट इट।